स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नागरिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग के बारे में। आज हम लोग देखने वाले तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करती है, किस अनुच्छेद के तहत कार्य करती है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आता है और आप लोग नहीं जानकारी रहने की वजह से या कंफ्यूजन में आकर के इसको हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा, तो आप लोग बीच में छोड़ करके नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका अनुच्छेद का चर्चा आता है। सबसे पहले तो यही आता है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन करके आता है। तो सबसे पहले देखिए कि अनुच्छेद का चर्चा होगा तो 324 अनुच्छेद से लेकर के 329 तक हमारे संविधान में ये वर्णित है। तो सबसे पहले ये भी एक क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है। तो निर्वाचन आयोग है जो संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जो गैर संवैधानिक होता है उसका अगर हमारे संविधान में अगर उसका अगर वर्णन अगर नहीं हो तो गैर संवैधानिक होगा। अगर हमारे संविधान में अगर किसी चीज का अगर वर्णन किया हुआ है तो ये संवैधानिक होगा। तो इसका हम लोग चर्चा अभी देखें कि यानी 324 अनुच्छेद से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इस वजह से क्या हो जाएगा, तो ये संवैधानिक निकाय होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि और भी चर्चा है कि किस भाग में है। ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि वोट देने का जो पावर है यानी किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो इसी में वर्णित किया गया है और वो 326 अनुच्छेद के तहत वोट देने का यानी वोटिंग करने का अधिकार होता है। और निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो 324 अनुच्छेद के तहत होते हैं। इसको हम लोग आगे चर्चा ऐसे करेंगे। उसके बाद देखिएगा इसका अगर स्थापना की अगर चर्चा किया जाएगा कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, यानी निर्वाचन आयोग का अगर स्थापना की चर्चा किया जाए कि कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद था जो लागू हुआ था संविधान लागू होने के पहले। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हमारा संविधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लेकिन यहां जो हमारा निर्वाचन आयोग जो स्टार्ट हो गया है वो कब हुआ है? तो 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद ऑप्शन में आपको देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पहले लागू हो गया था। तो 324 अनुच्छेद है जो पहले लागू हो गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, प्रथम अगर चुनाव आयुक्त का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। हम लोग लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान का भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग महिला में कौन, उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में कौन है। तो देखिएगा प्रथम का चर्चा किया जाएगा कि प्रथम कौन बने थे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, समझे। उसके बाद महिला में अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा बीएस रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है, जो महिला में बनी है, समझे। पुरुष में अगर चर्चा किया जाएगा यानी ऑल इन ऑल अगर चर्चा किया जाएगा तो सुकुमार सेन थे, लेकिन अगर चर्चा अगर किया जाएगा महिला में अगर चर्चा किया जाएगा तो बीएस रमा देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका कार्य क्या है। निर्वाचन आयोग का कार्य से बहुत सारा क्वेश्चन बन करके आता है। जैसे निर्वाचन आयोग का अगर कार्य में क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या क्या कार्य है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, समझे। तो देखिए जैसे मतदाता सूची का तैयार करना है, यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। जैसे जो वोटिंग जो देने का जो वोटर लिस्ट होता है उसको तैयार करने का जो कार्य है वो किसके पास होता है, तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग का ही होता है। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देने का जो पावर होता है ना, वो कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग ही देता है कि यह मतलब इलेक्शन लड़ने लायक यह पार्टी है कि नहीं है, तो वो भी कौन देता है, निर्वाचन आयोग। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि उम्मीदवारों को खर्च की राशि निश्चित करना है, यानी ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो जितना मन है पैसा उतना आप खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा उसमें फिक्स किया जाता है कि आप 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख रुपया तक आप खर्च कर सकते हैं और उतना ही। तो यानी जो राशि जो खर्च करने का होता है ना उसमें लिमिटेशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नेता होते हैं मतलब ज्यादा खर्च कर देते हैं और उस पर कभी कभी केस हो जाता है, यानी निर्वाचन आयोग में शिकायत किया जाता है, तब उसका जांच किया जाता है। जब जांच में जब दोषी पाए जाते हैं तो कभी कभी निलंबित भी कर दिया जाता है, यानी इलेक्शन से उनको बाहर कर दिया जाता है, समझो। तो यानी खर्च का भी प्रावधान है कि आप इतना तक ही खर्च कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जैसे अगर व्यक्ति अगर लड़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन अगर लड़ना चाहता है तो उसके लिए एक चुनाव चिन्ह दिया
जाता है, चाहे कॉलम छाप हो, किताब छाप हो, जो भी आपको चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो इस तरीके से, तो जो चुनाव चिन्ह देने का जो कार्य है वो किसका है, तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग का ही कार्य है चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चाहे जो भी चुनाव चिन्ह हो। समझे, आप कभी कभी मनचाहा चुनाव चिन्ह उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसका अगर मन होगा निर्वाचन आयोग को तो दे सकता है, नहीं तो नहीं भी दिया जा सकता है। समझे, चुनाव कराना, अब कौन कौन सा चुनाव करवाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यसभा का है, लोकसभा का है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव कराना है। ये सभी जितना भी जो चुनाव करवाना है ना, किसके द्वारा होता है, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ही ये सब चुनाव करवाया जाता है। तो यानी निर्वाचन आयोग का अगर कार्य का अगर चर्चा अगर कर लिया जाएगा तो ये सब कार्य है। लेकिन अब कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि हाँ राष्ट्रपति का चुनाव तो करवाता है निर्वाचन आयोग, लेकिन इसे क्वेश्चन एक बन करके आता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रपति क्या अगर चुनाव में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। तो इसमें आप निर्वाचन आयोग मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय लगाइएगा, बिल्कुल आपका सही होगा। अगर राष्ट्रपति के संबंधी चुनाव से अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उसका फैसला करेगा, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। लेकिन लोकसभा का अगर किसी भी अगर मेंबर का अगर उस पर अगर केस होता है, क्लेम होता है, तो उसमें निर्वाचन आयोग उसका सदस्यता को निलंबित करेगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को भी तैयार करता है। समझिए, राजनीतिक जो जितना भी जो राजनीतिक दल है ना उसके लिए क्या करता है, तो आचार संहिता तैयार करता है कि मतलब किस तरीके से प्रचार करना है या प्रचार नहीं करना है, कितना समय बंद करना है, ये सब का जो वर्णन करता है वो कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग ही करता है कि कितना समय पहले प्रचार कर देना बंद कर देना है, यानी प्रचार करना बंद करना है कितना समय पहले, ये सब तय करता है निर्वाचन आयोग ही। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनका जो वेतन होता है वो कितना होता है, तो वर्तमान समय में 2,50,000 इनका वेतन रखा गया है। वर्तमान समय में कितना, 2,50,000 इनका अभी वर्तमान में वेतन है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो पद जो लिया गया है ये किस देश से लिया गया है, तो निर्वाचन आयोग ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर के आता है कि निर्वाचन आयोग जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि मतदान की यहां पे बात आती है, तो मतदान कितना प्रकार से होता है, तो मतदान जो होता है वो कितना प्रकार के होता है, समझिए। तो मतदान जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा मतदान होता है, तो एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा कितना प्रकार के होता है, 2 होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अब समझिएगा कि प्रत्यक्ष मतदान अगर पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष मतदान किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष मतदान जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है, ध्यान रखिएगा जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से अगर भाग लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। और जिसमें जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष मतदान उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट सांसद को मतलब हम लोग चुन करके भेजते हैं लोकसभा में, समझे। तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष मतदान हुआ, यानी जनता भाग लेती है। लेकिन हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जैसे राज्यसभा का अगर मेंबर जो चुनना होता है तो उसमें कौन चुनता है, हम लोग राज्यसभा के इलेक्शन के लिए हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, वो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जैसे हम लोग सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तब वो सब जाकर के यानी विधायक उसमें हिस्सा लेता है। राज्यसभा में कौन हिस्सा लेता है, विधायक हिस्सा लेता है। अब उसमें विधायक वोटिंग करके उसको कहां भेजता है, संसद में भेजता है, यानी राज्यसभा में भेजता है। वही होता है जो राष्ट्रपति में भी अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का इलेक्शन में कभी भी आप लोग या हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं वोटिंग करते, क्योंकि हम लोग संसद सदस्य नहीं है उसमें, यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है, यानी तीनों सभा भाग लेती है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा हिस्सा लेती है। तो हम लोग विधानसभा का अगर हिस्सा अगर रहेंगे तो हम लोग वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा डायरेक्ट तो नहीं है, ध्यान रखिएगा वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि जनता से चुना हुआ है, समझिए। तो अगर जनता से अगर चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है उसको हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान बोलते हैं। अगर डायरेक्ट अगर जनता भाग लेती है तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष मतदान के रूप में हम लोग जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यानी नियुक्ति किया जाता है। ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग का अगर नियुक्ति का अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करते हैं। यानी इसमें मंत्रिपरिषद नाम को रिकमेंड करेंगे कि इनको बनाया जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो जाकर के राष्ट्रपति उनको क्या करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे और उनको नियुक्ति करेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हटाने की प्रक्रिया, यानी अगर हटाने नियुक्ति का तो हम लोग देख लिए कि राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हटाने की अगर बात आएगी तो कभी भी राष्ट्रपति आप लोग नहीं लगाइएगा। ऐसा नहीं लगाइए कि जब नियुक्त भी यही करते हैं और हटाते भी हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें भी है। अब तो उस यानी उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो उनको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया। तो जो यानी निर्वाचन आयोग जो होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो अगर पूछा जाएगा तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाएगा अपने पद से, समझिए। राष्ट्रपति आप लोग कभी नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा हटाने के लिए अब हम लोग समझ गए। अब ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग में सदस्य कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग में जो सदस्य की संख्या होता है ना वो कितना होता है, 3 होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है,
3 होता है, जिसमें एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग, एक 2 अन्य निर्वाचन आयोग होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक होते हैं मुख्य और 2 अन्य होते हैं। तो इसको आप जो था पहले एक ही था, समझिए। पहले जो निर्वाचन आयोग होता था ना, उसमें सिर्फ एक ही सदस्य होते थे, मुख्य निर्वाचन आयोग कहिए या निर्वाचन आयोग कहिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब डिफरेंसेज हुआ है। कब से? तो 1993 से इसको एक नहीं बल्कि अब 3 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, समझिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग देखते हैं जमानत जब्त। आप लोग भी सुने होंगे कि इस नेता का जमानत ही जब्त हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि जमानत जब्त कब होता है, पहले इसको देख लीजिए। यानी कुल मत का अगर 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है तब वो जमानत जब्त होता है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा कि किसी अगर कंस्टिट्यूएंसी से अगर लड़ रहा है, आप वहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर पूरे अगर 100 वोट अगर पड़ा है तो उसको यानी 6 वोट अगर नहीं पड़ा है तो समझिएगा कि क्या हो जाएगा, उसका जमानत जब्त होगा। अब ध्यान रखिएगा, जमानत जब्त में आप लोग को कंफ्यूजन में आता होगा कि जेल में बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं होता कि जमानत में जेल में बंद किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, तो जो जमानत राशि इसमें जब्त होता है। जैसे इलेक्शन लड़ने के लिए हमें क्या होता है, कुछ जमानत के तौर पे पैसा जमा करना होता है, या सभी में अलग अलग है, मुखिया में अलग है, विधानसभा में अलग है, लोकसभा में अलग है, समझे। तो उसमें कुछ राशि तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि मतलब इतना राशि देना है। उसी राशि को क्या किया जाता है, तो जब्त किया जाता है, समझे। यानी जब आप इलेक्शन हार जाते हैं और 6% से भी वोट यानी 1/6 से वोट अगर कम लाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उस राशि को रख लिया जाता है, आपको दिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप 6% से अधिक वोट अगर ले आते हैं और आप अगर इलेक्शन हार भी जाते हैं तो आपने जो भी अगर जमानत के रूप में आपने जो पैसा जमा किया था वो आपको रिटर्न हो जाएगा उसके द्वारा, समझे। तो यही डिफरेंसेज है, यानी जमानत राशि क्या होता है इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो यही जमानत जब्त होता है, यानी 1/6 वोट नहीं लाने पर जमानत जब्त हो जाता है। उसके बाद देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है ना वो कितना 6 वर्ष होता है या 65 साल का होता है। दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद इनको सेवानिवृत्ति दिया जाएगा, समझे। चाहे तो 6 वर्ष पूरा कर लें या 65 साल पूरा कर लें, दोनों आपको जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा 65 साल हो गया अभी 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ पद पे तो हम नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं है। आप 65 वर्ष भी हो गया ना, 6 वर्ष भी नहीं 3 वर्ष भी होगा ना तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, सेवानिवृत्ति होंगे। तो ये इसमें कंडीशन है, यानी 6 वर्ष या 65 साल दो जो पहले पूरा हो जाए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, यानी जब वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार आया है ना, कब से आया है तो ध्यान रखिएगा, यानी 1926 से हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 1919 अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया था। वो कब, तो ध्यान रखिएगा 1926 से 1926 से सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भारत में सबसे पहले निर्वाचन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन का अगर चर्चा किया जाएगा ना तो ध्यान रखिएगा 1951-52, ध्यान रखिएगा कब 1951-52 देता है। क्यों ऐसा देता है, क्योंकि पहले जो इलेक्शन हुआ था ना 1951 में प्रारंभ हुआ था और 1952 तक चला था। जो साक्षर लोग की उतना मतलब प्रतिशत नहीं था, समझे। यानी 1951-52 में जो इलेक्शन हुआ था ना उसमें साक्षर लोग की जो प्रतिशत था वो बहुत कम था। इस वजह से उस समय बैलेट पेपर से चुनाव करवाया गया था, ईवीएम नहीं था, इस वजह से ज्यादा दिन तक समय लग गया था, समझे। इसी वजह से 51-52 आपको देता है। लेकिन यह क्या है, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1951-52 में तो आजादी के बाद का है। आजादी के पहले का अगर चर्चा किया जाएगा तो सर्वप्रथम 1937 में इलेक्शन हुआ था, समझे। तो आजादी के पहले का अगर क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम जो इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1937 में। लेकिन आजादी के बाद का अगर चर्चा किया जाएगा तो 1951-52 में इलेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो हम लोग समझ गए, 1919 अधिनियम के तहत 1926 में वोट देने का अधिकार दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, यानी वयस्क मताधिकार कितना होता है, वयस्क मताधिकार समझते हैं, यानी वोट देने का अधिकार। ऐसा नहीं कि इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, समझे। इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार है वो आपका सभी में अलग अलग है। ये जो उसका मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया हूं, आप जाकर के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, समझे। तो उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यानी वयस्क मताधिकार क्या है, तो यानी वोट देने का अधिकार है। यानी वोट कौन कौन सा आयु में दिया जा सकता है, यानी वोट देने का अधिकार है। अब जो 18 वर्ष है ये कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा पहले जो था यानी 21 वर्ष में हम लोग पहले वोटिंग करते थे, लेकिन इसको घटा करके अब कितना किया गया, 18 कर दिया गया। इसको किस वर्ष किया गया, तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ, 1989 में। ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और इसी में तय किया गया कि 21 वर्ष नहीं बल्कि अब 18 वर्ष में कोई भी व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। और वर्तमान समय में भी हम लोग जो वोटिंग करते हैं वो कितना, तो 18 वर्ष में ही हम लोग वोटिंग करते हैं। तो इतना आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे।
अब देखते हैं कि ईवीएम का प्रयोग, अगर निर्वाचन आयोग का चर्चा हो और ईवीएम का अगर चर्चा नहीं हो तो बात अधूरी ही रह जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं ईवीएम के बारे में, यानी ईवीएम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब जो चुनाव होता है उसका रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है और इसका जो पूरा नाम होता है ईवीएम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है इसका पूरा नाम। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, तो 1982 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। कहां में किया गया था, तो ये केरल में किया गया था। केरल में पूरा सीट पर नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 50 बूथ पर ही किया गया था। कितना, तो 50 बूथ पर ही किया गया था ईवीएम का। चर्चा किया जाएगा ना कि पूरा चुनाव मतलब कहां में करवाया गया था, तो सर्वप्रथम पूरा जो ईवीएम के द्वारा पूरा चुनाव करवाया गया था गोवा में। किस वर्ष करवाया गया, तो 1999 में। ध्यान रखिएगा ईवीएम का जो प्रथम प्रयोग कब किया गया, 1982 में। पूरा प्रयोग जो किया गया 1999 में। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन किया गया कि ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कहां में किया गया, तो ध्यान रखिएगा केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यानी पहली बार लोकसभा में जो प्रयोग किया गया था ना, 2004 के लोकसभा में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके इलेक्शन करवाया गया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें एक वीवीपीएटी एक टर्म आता है, क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है इसका पूरा नाम। तो ये होता है क्या, तो आप लोग देखेंगे कि ईवीएम के बगल में एक मशीन लगा हुआ रहता है, आप जिस पे वोटिंग करते हैं तो उसका चुनाव चिन्ह आ जाता है। जैसे किसी भी चीज का अगर मान लिया जाए कि कलम छाप पे अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है, आपने कलम छाप पे वोट दिया है तो उसका उम्मीदवार का फोटो आ जाता है और चुनाव चिन्ह आ जाता है, समझे। तो उसका आप पता चल जाता है कि हमने वोटिंग जो किया है वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। और अगर कहीं पे भी अगर गड़बड़ी अगर चुनाव में हो जाता है तब यही पर्ची को निकाल करके गिना जाता है कि ईवीएम का मतलब ईवीएम का वोटिंग और इस पर्ची का यानी वीवीपीएटी मतलब मैच खा रहा है कि नहीं। अगर मैच खाता है तो उसमें चुनाव आयोग क्या करता है, मतदान को रद्द कर देता है, फिर से वहां पे इलेक्शन करवाता है, समझे। तो इसी वजह से वीवीपीएटी मतलब इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह धीरे धीरे सभी सीटों पर करवाया जा रहा है। पहले कुछ ट्रायल के लिए लिया गया था, कुछ खास स्थान पर ही किया गया था, लेकिन अब जो इलेक्शन होता है इसमें सभी जगह पर करीब करीब उपलब्ध रहता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में अगर चर्चा किया जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चर्चा अगर चर्चा किया जाएगा 2020 में, जो हाल फिलहाल में यानी जो वर्तमान समय में अगर चर्चा किया जाएगा 2020 का, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखिएगा सुनील अरोड़ा है। कौन है, सुनील अरोड़ा वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इनका अगर क्रम संख्या का अगर दृष्टि से देखा जाएगा तो 23वां होंगे। उसके बाद अन्य को हम लोग पढ़े, अभी हम लोग देखे हैं, देखिए यहाँ पे बताए थे कि एक मुख्य होते हैं, दो अन्य होते हैं, तो दो अन्य कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ध्यान रखिएगा कौन कौन है, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा है जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है। अब मुख्य कौन है, तो सुनील अरोड़ा है, समझे। तो इस प्रकार से हमारा निर्वाचन आयोग का आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझे। तो इसी प्रकार से हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देख लिए कि निर्वाचन आयोग का भाग होता है, कितना भाग होता है, 15वें भाग में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चर्चा किया गया है। 326 में हम लोग का वोटिंग देने का अधिकार है। अब वोटिंग देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है, समझिए। संवैधानिक अधिकार है क्योंकि इसका संविधान में वर्णन किया गया है और ये गैर संवैधानिक नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय ही है। उसके बाद हम लोग देखें कि मतलब कार्य इसका क्या क्या है, यानी मतदाता सूची तैयार करना और जो राजनीतिक दल है उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इस तरीके से हम लोग इसका कार्य देख लिए। उसके बाद वेतन भत्ता हम लोग देखे हैं, निर्वाचन आयोग कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, इसको भी हम लोग देख लिए। इसी प्रकार से हम लोग सारे टॉपिक को देख लिए हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मतलब धीरे धीरे करके जितना भी नागरिक शास्त्र का जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया था चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और नए नए वीडियो जरूर लाऊंगा प्रतिदिन।